कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको ध्यान रखें। चलिए, तो कल हम लोग क्या देख रहे थे जी? रेल बजट तीसरे सप्ताह में आता था, हाँ, फरवरी में आता था, ठीक है। ये लास्ट वीक में लास्ट डेट को आता था, 28 को आता था, ठीक है। तीसरे सप्ताह में रेल बजट आता था और आम बजट आता था लास्ट वीक में लास्ट डेट, एक ही महीने, हाँ, उसी महीने। अब दोनों साथ ही आता है 1 फरवरी को। जो ऑप्शन दिए हुए थे, हाँ, जो 9 20 था, हाँ। कौन सा बोले? कौन सी समिति? जो कोई व्यक्ति था, हाँ हाँ, अच्छा, आरबीआई का ये विमल जलान समिति, जी सर, विमल जलान समिति, विमल विमल जलान। चलिए, चलिए, तो आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, फाइनेंशियल ठीक है। हेलो, वो तो पगलवा दिया था, तो वह बुझाता थोड़ी है। वो बोले अभी सीखेगा था ना उसके बाद। चलिए, तो वित्त विधेयक है ना, फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल जो है, इसको आपको समझना है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, पीछे आपने धन विधेयक पढ़ा था, है ना। धन विधेयक जो है, इसको चलो इसको कंस्टेंट कर दीजिए, तो स्विंग जो कर रहा है कंस्टेंट कर दीजिए इस पार्लर को, थोड़ा ऊपर आने दीजिए, ऊपर आने दीजिए, थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, जितना मतलब मेरे पार्लर में आ जाएगा, उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक जो है वो इसमें आय और व्यय दोनों होता है, ठीक है। इसमें आय और व्यय दोनों होता है। ध्यान रखना है कि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों होता है ना। जबकि धन विधेयक में खाली आय रहता था, व्यय नहीं रहता था, है ना। धन विधेयक में केवल इनकम रहता था, एक्सपेंडिचर नहीं रहता था। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों रहता है, ठीक है। आय और व्यय दोनों रहता है। तो अब देखिए, इसमें आय और व्यय दोनों है, ठीक है। धन विधेयक में खाली क्या होता है, आय रहता है, व्यय नहीं रहता है। तो बड़ा कौन हुआ, वित्त विधेयक की धन विधेयक? विधेयक बड़ा हुआ कि वित्त विधेयक जो है सो उसमें ये भी है। इसलिए कहा जाता है कि जो सभी वित्त विधेयक हैं वो क्या हो सकते हैं, धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्योंकि वित्त विधेयक का जो फीचर है वो धन विधेयक में भी है, लेकिन धन विधेयक का जो फीचर है वो वित्त विधेयक में तो है, लेकिन वित्त विधेयक में दोनों साथे है ना। तो धन विधेयक में अंतर आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक में केवल आय होता है, अब वित्त विधेयक में आय और व्यय दोनों होता है, ठीक है। इसमें सरकार इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही दिखलाती है, जबकि धन विधेयक में केवल इनकम दिखलाती है
एक्सपेंडिचर नहीं दिखलाती है। क्लियर है? तो दिक्कत है ना, तो यहां पे इसको ध्यान रखें। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए आर्टिकल 118। ये क्या बात करता है? ये बात करता है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटी, है ना। नहीं, इसमें केवल इतना ही आपको अंतर पूछा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो आप याद रखना है कि वित्त विधेयक में आय व्यय दोनों होता है और धन विधेयक में खाली आय होता है। ठीक है, 118 संसदीय समितियां, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटी। तो संसदीय समितियां जो है, इनका साउंड गूंज रहा है सर, गूंज रहा है, साउंड नहीं जा रहा है ठीक से, और नहीं जा रहा है तो सुबह भी नहीं हो रहा था। देखिए मैनेजमेंट वालों सबको कॉल करिए, वह लोग ठीक करेगा। चलिए आइए संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियों का चर्चा आर्टिकल 118 में है। ठीक है, संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है अस्थाई और एक होती है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई की जगह पर इनको कहा जाता है तदर्थ, संवैधानिक वर्ड है तदर्थ। तो इसको अस्थाई को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कमिटी। आई तदर्थ को कहते हैं एडहॉक कमिटी। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखेंगे कि अस्थाई समितियों के कुछ प्रकार होते हैं, मुख्यतः 6। एडहॉक, ठीक है। अस्थाई समितियों के लिए ध्यान रखें कि अस्थाई समितियां प्रत्येक वर्ष बनती हैं, प्रत्येक वर्ष। तो यदि प्रत्येक वर्ष बनती हैं तो इनका कार्यकाल कितना दिन का हो गया जी? इनका कार्यकाल हो गया 1 साल का, है ना। 1 ईयर का इनका टेन्योर हो गया। ठीक है, कि 1 वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। तदर्थ जो होती है ये अस्थाई होती है, तो ये किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ही बनता है। इसके लिए बनता है तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए। जैसे उद्देश्य पूरा हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा कि ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि इसका जो काम होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा वैसे है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनता है। ठीक है, तो एक फिक्स एम्बिशन होता है और उसी एम्बिशन के अंतर्गत जो है सो इसको बनाया जाता है। ठीक है, और जैसे ही बनता है और इसका एम्बिशन खत्म होता है, यानी कि ये पूरा हो जाता है, तो पूरा होने के जस्ट बाद जो है सो ये समाप्त हो जाता है, मतलब स्वतः समाप्त हो जाता है, इसको खत्म नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अपना काम पूरा किया और काम पूरा करने के बाद स्वतः जो है सो इसका समाप्ति हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, अब देखिए, तो जो अस्थाई समितियां होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो लिखेंगे अस्थाई समितियां 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है,
तो 6 प्रकार की जो स्थायी समितियां होती हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां होती हैं। तो सबसे पहले वित्तीय समितियां, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, ठीक है। तो वित्तीय समिति, विभागीय समिति, नेक्स्ट जांच समिति, इसके बाद जांच समिति, सदन समिति, जांच समिति, सदन समिति, इसके बाद सेवा समिति, फिर अन्वेषण समिति, ठीक है, अन्वेषण समिति। ओके, क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि वित्तीय समिति के 3 हिस्से हैं, मुख्यतः 3 पार्ट हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। ठीक है, और यह जो तदर्थ है, ये तदर्थ भी 2 प्रकार का होता है ना। तदर्थ समिति होती है, एडहॉक कमेटी, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है प्रवर समिति, और एक होता है संयुक्त प्रवर। इधर एक होगा संसदीय समिति, एक होगा संयुक्त संसदीय। सर वो उपकरण नहीं है, उपक्रम है। एक होगा प्रवर समिति और फिर संयुक्त प्रवर, और फिर संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। क्या? हाँ, दोनों अलग अलग है। मतलब प्रवर, एक प्रवर होगा, एक होगा संयुक्त प्रवर, एक संसदीय होगा, एक संयुक्त संसदीय। 2 ही प्रकार का ये बताते हैं।
ऑब्लिक मारा हुआ है ना, तो 4 कैसे हो गए? वाटर भी कूलिंग नहीं हो रहा है क्या जी? बंद है। हाँ वाटर कूलिंग बंद किया हुआ है। खाने नॉर्मली दिया है पूरा, वो खराब हो गया होगा। हैं? सुबह हो रहा था। हो रहा था, सुबह हो रहा था। वो स्विच ऑफ कर दिया होगा। बहुत ठंडा हो गया। चलिए, तो यहाँ पे इसको देखिए। अब पहले अस्थायी को ही समझ लेते हैं, कम है, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो जैसा कि हमने कहा कि अस्थायी समितियां जो हैं ये कब बनेंगी? तो ये बनेंगी विशेष स्थिति में, कुछ विशेष आवश्यकता होगा तभी इसको बनाया जाएगा, इसे इसको नहीं बनाया जाएगा, है ना। कोई विशेष आवश्यकता होगा तब बनेगा। तो अब अगर मान लीजिए कि प्रवर समिति केवल बनती है, अगर केवल प्रवर समिति बनती है तो ये एक हाउस में अकेले बनेगी। जैसे कि संसद का दूसरा है लोकसभा, राज्यसभा। तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, ये जो 2 हाउस है संसद का, तो इसमें अगर ये प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर कोई ऐसा बन रहा है तो ये बनेगा विधेयकों के जांच के लिए। किसके लिए बनेगा? ये विधेयक का जांच करेगा, विधेयकों का जांच, है ना। ये विधेयक का जांच करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल आया, अब बिल पर विवाद हो गया, तब बिल को पर विवाद हो गया तो उसका जांच करना पड़ेगा, भाई क्या विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर जब भी बनेगा तो ये विधेयक के जांच के लिए बनेगा, ठीक है। और संसदीय समिति या संयुक्त संसदीय समिति ये तब बनेगा जब कोई घोटाला का जांच करना हो। जैसे कोई घोटाला हो गया, कोई स्कैम हो गया, तो स्कैम के जांच करने के लिए बनेगा संसदीय समिति या संयुक्त संसदीय। विधेयक के जांच करने के लिए बनेगा प्रवर या संयुक्त प्रवर, ठीक है। अब देखिए, अगर समिति का नाम केवल प्रवर है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक हाउस में अकेले बना है, उसमें दूसरा हाउस का मेंबर नहीं है। लेकिन अगर समिति का नाम हो गया संयुक्त प्रवर, इसका मतलब कि दोनों हाउस का मिल के बना है ना। तो प्रवर समिति अगर केवल बनेगी ना तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये चाहे जिस भी हाउस में बने, लोकसभा में बनेगी तो लोकसभा में 30 गो, राज्यसभा में बनेगी तो राज्यसभा में 30 गो, अलग अलग रहेगा तो प्रवर में 30 ही रहेगा। लेकिन अगर संयुक्त प्रवर बनेगा तो उसमें दोनों के मिल के रहेंगे, तो 30 गो होगा लोकसभा से, अब 15 को हो जाएगा राज्यसभा से, तो 45 गो टोटल हो जाएगा किसमें? संयुक्त प्रवर में। संयुक्त प्रवर समिति बन रही है, इसका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य उसमें शामिल हैं, तो हो गया संयुक्त प्रवर, ठीक है। केवल प्रवर है तो या तो लोकसभा में अकेले हो सकता है, राज्यसभा में अकेले हो सकता है। तो जब जिसमें दोनों हाउस के मेंबर शामिल नहीं होंगे उसमें 30 लोग, जिसमें दोनों हाउस के लोग शामिल होंगे उसमें 45 लोग। तो संयुक्त प्रवर में दोनों हाउस के लोग शामिल होंगे तो 30 को हो जाएगा लोकसभा का उसमें, अब 15 को हो जाएगा राज्यसभा, तो 45 को, ठीक है। तो प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर किस लिए बनेगा? विधेयक के जांच के लिए, है ना। विधेयक के जांच के लिए प्रवर समिति बनेगी तो कितने सदस्य होंगे? और संयुक्त प्रवर बनेगी तो 45, तो इसमें लोकसभा के कितने होंगे और राज्यसभा के कितने होंगे? 15, ठीक है, ध्यान रखना है। संसदीय समिति ये बनेगी क्यों? घोटाला के जांच के लिए। तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर लोकसभा में अकेले बनेगी तो कितने लोग होंगे? 30 गो होंगे। चाहे राज्यसभा में अकेले बनेगा तो 30 लोग, लेकिन दोनों को मिलेगा, दोनों आदमी मिल के जांच करते हैं, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों मिल के जांच करते हैं, तो हो जाएगा संयुक्त संसदीय। तो संयुक्त संसदीय जब समिति बनेगी तो संयुक्त संसदीय में आप देखेंगे कि इसमें हो जाएगा 30 गो लोकसभा से और 15 गो राज्यसभा से, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप इसको
ध्यान है, लिख लीजिए। परवर समिति ने चाहे सब लोकसभा बने या राज्यसभा, हाँ 30 ही लोग रहेगा, है ना, मैंने अकेले अकेले अपना अपना घर में बनेगा तो 30 लोग, 30 गो उसके यहाँ 30 गो उसके यहाँ। अगर दोनों में मिला के बनेगा तो 45 गो, इसमें लोकसभा का 30 गो, 15 गो राज्यसभा। संसदीय समिति परिसर से 30 लोकसभा संसदीय समिति होगी किसी भी हाउस में अकेले तो 30 लोग होंगे उसमें। अगर उसका नाम होगा संयुक्त संसदीय तो उसमें हो जाएगा 30 गो लोकसभा से, 15 गो राज्यसभा से। समझ में आया? तो इसलिए कहा जाता है कि अस्थायी जो समितियां होती हैं ये सबसे बड़ी समितियां होती हैं। अस्थायी समिति जो है ये 45 गो है, इसमें ये सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनके अध्यक्षों का को नियुक्त कौन करता है? इन समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन नियुक्त करता है? पीठासीन अधिकारी, है ना, पीठासीन अधिकारी। तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, और राज्यसभा में सभापति या उपसभापति। तो इसमें कौन बनेगा ये सब डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेगा पीठासीन अधिकारी। ठीक है, पीठासीन अधिकारी जिसको तय करता होता है। ये तो इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, ये अपने काम के लिए बनेगा, काम निपटा दिया, रिपोर्ट दे दिया, खत्म हो जाएगा। और उस सब है कि प्रत्येक साल बनवे करेगा। ठीक है, एक बात नोट करके ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, लिख लेंगे कि संसदीय समितियों में मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है। मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, संसदीय समितियों में मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मंत्री को संसदीय समिति में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है ना। यहाँ पे खाली सांसद लोग रहते हैं, इसमें किसी भी मिनिस्टर को कभी शामिल नहीं कराया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये अस्थायी वाला समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है अस्थायी में? अस्थायी में प्रवर, संयुक्त प्रवर, संसदीय, संयुक्त संसदीय में किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखिए इधर प्रत्येक वर्ष ये अस्थायी समितियां हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष इसको बनना ही है ना, प्रत्येक वर्ष बनता है। अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है वित्तीय समिति। अब वित्तीय समिति का ये तीनों समिति सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट, यहीं से समान तौर पर सवाल रहता है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि जो वित्तीय समिति है इसका तो ये 3 हिस्सा है ही। विभागीय समिति जो है डिपार्टमेंटल समिति, ये सभी डिपार्टमेंटों पर नजर रखती है। जितने सरकार के विभाग हैं वो विभाग क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, इन सभी चीज़ों से संबंधित जो डाटा एकत्रित करने का काम है वो विभागीय समिति करती है। ये हर डिपार्टमेंट के लिए काम करती है और हर डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का डाटा रखती है। जांच समिति जो है, ये जांच समिति सदन के अंदर, हाउस के अंदर में अनुशासनहीनता की जांच करती है कि कहीं कोई मेंबर जो है वो अनडिसिप्लिन्ड बिहेव तो नहीं कर रहा है। ऐसे संबंध में ये देखती है, जैसे कोई ऐसा तो नहीं कि बिना शपथ लिए आके बैठा हुआ है ना, शपथ नहीं लिया, संसद की कार्यवाही में भाग ले रहा है। ठीक है, सांसद चुना गया लेकिन शपथ नहीं लिया है, शपथ लिए बिना आके ही कर रहा है। शपथ लिए बिना अगर संसद में कोई जाके बैठता है तो उसका 500 रुपया फाइन है ना, पर डे के हिसाब से। जितना दिन बिना शपथ के आप बैठिएगा तो 500 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये अपना उसका जांच वांच करता है कि भाई किसी तरह से कोई ये ना हो। सदन समिति जो है इस भी हाउस के अंदर जो सदस्य हैं उनके सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है कि उनके लिए जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज उनको टाइम पर जो है सो अवेलेबल कराया जाए। संसद का जब सत्र चल रहा हो तो सदन के अंदर लॉजिस्टिक टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सदस्यों को उठने बैठने का कोई दिक्कत या इस तरह का समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेवा समिति ये बेसिकली वेतन भत्ता का ख्याल रखती है इनका, कि लोग को टाइम से वेतन भत्ता मिल जाए
है ना, घर और मिल जाए, कोई मंत्री मंत्री हो गया है चाहे किसान, तो उसको घर और अलॉट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो रहने होने का। तो सेवा समिति ये सब चीज़ों को देखती है। जो अन्वेषण समिति है ये SC ST समुदाय वर्ग के सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखती है कि SC ST वर्ग का कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या न हो, है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत कोई समस्या न हो, इस संदर्भ में ये यहाँ पर काम करती है, ठीक है। और ये लोग अपना रिपोर्ट दे देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट पर अपना चर्चा बहस करवाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ रहे हैं? अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, वो इम्पॉर्टेंट है वित्तीय समिति, है ना, फाइनेंशियल कमेटी। तो फाइनेंशियल कमेटी में सबसे पहले है प्राक्कलन समिति, ठीक है, लिखेंगे प्राक्कलन समिति थे। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमिटी, लिखेंगे कि अस्थाई संसदीय समितियों में, अस्थाई संसदीय समितियों में यह सबसे बड़ी समिति होती है। अस्थाई संसदीय समितियों में यह सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है। मतलब अस्थाई संसदीय समितियां जितनी होती हैं उसमें सबसे बड़ी कौन होती है? प्राक्कलन समिति। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। हाँ, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें सभी के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसमें सभी के सभी सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। मतलब इसमें राज्यसभा से जो है सो कोई नहीं रहता। राज्यसभा से इसमें कोई नहीं होता है, ठीक है। इसमें सब के सब कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो टोटल हो गया इसमें के गो? 30 गो। 30 कहां से होगा? लोकसभा से, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अस्थाई समितियों में ही सबसे बड़ी समिति है। नहीं तो अस्थाई वाला सब तो 45 गो है ना। अगर संयुक्त हो जाएगा तो 45 गो हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसलिए अस्थाई समिति में सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, ठीक है। चलिए, इसका काम क्या है? तो सरकार को खर्च के लिए पैसा उपलब्ध कराती है और उसका सही आकलन करती है। सरकार को खर्च के लिए पैसा उपलब्ध कराती है और इसका सही आकलन करती है ना। सरकार को खर्च के लिए पैसा उपलब्ध कराती है और इसका सही आकलन करती है। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये क्या करती है? तो उपलब्ध कराती है और साथ ही सही आकलन करती है। मतलब एस्टीमेट बना के देती है। एस्टीमेट गड़बड़ बना देगी तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है। पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सत्ता पार्टी से होता है। इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से, नहीं सत्ता पार्टी इसको चाहेगी उसको वो बन जाएगा, ठीक है। सत्ता पार्टी से अगर विपक्ष को बना देंगे
तो पैसे नहीं लेने देगा, है कि नहीं, पैसा कम कर देगा, कोनो काम नहीं होने देगा। इसलिए इसमें रखा गया कि भाई ये सत्ता पार्टी से ही इसमें आदमी रहेगा, मतलब अध्यक्ष रहेगा, बाकी सदस्य रहेंगे। और इसमें सदस्यों जो समितियों में सदस्य बनते हैं उनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत चुनाव करके तब इसमें लोग आते हैं, संसद के अंदर में ही वो चुनाव होता है। अब प्रयास यही रहता है कि सबको मौका मिल जाए, है ना, जितना सांसद लोग हैं सब लोग कोई ना कोई समिति का सदस्य रहे। ऐसा नहीं कि खाली सत्ता पार्टी का, विपक्षियों का जो है ना उसको भी रखा जाता है, इसलिए ताकि सब लोग को कुछ ना कुछ काम रहे। नहीं तो इसे तो अपोजिशन को कोई काम, मतलब अपोजिशन से जो सांसद जीत के जाएगा तो वो तो सरकार में नहीं है तो उसका क्या काम रहेगा, तो सबको डाल दिया जाएगा संसदीय समिति सब में, तो अपना रहेगा वहाँ पे, अपना उलझा रहेगा, अपना काम करते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसको ऐसे बनाया जाता है कि हर लोग को मौका मिले, लेकिन हाँ अध्यक्ष का पद ख्याल रखा जाता है कि सत्ता पार्टी के पास ही रहे, नहीं तो खर्चा में दिक्कत हो जाएगा, खर्चा के लिए पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस समिति की स्थापना 1950 में हुई थी। इस समिति की स्थापना 1950 में हुई थी। ओके, हो गया। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे प्राक्कलन समिति के संदर्भ में। ठीक है, आगे आइए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति। अभी लोक लेखा समिति क्या है, तो लिखेंगे कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे प्राचीन समिति है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे प्राचीन समिति है, ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो लोक लेखा समिति संसद की सबसे प्राचीन समिति है। ठीक है, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, इसका अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होता है। इसका अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होता है। ठीक है, अब देखिए, मुख्य विपक्षी दल से होता है मतलब कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां से रहेगा। तो ये किस लिए रहेगा कि देखिए, प्राक्कलन समिति का तो अध्यक्ष बना दिए किसको, सत्ता पार्टी को। इसलिए बना दिए क्योंकि वो अपना काम खर्चा करे। वहां पर अगर विपक्ष को बैठा देते तो खर्चे नहीं करने देता, पैसे नहीं देता, तो सरकार का सब काम ही पेंडिंग हो जाता। लेकिन लोक लेखा में बिठा दिए विपक्ष के नेता को, मैंने विपक्षी पार्टी से। क्यों? क्योंकि अभी देखेगा कि जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा सही से हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे भ्रष्टाचार होने की संभावना कम रहेगी। प्राक्कलन समिति जो भी करेगी वो सोच समझ के करेगी कि अगर हम कहीं कोई गलती कर दिए तो तुरंत जो है सो लोक लेखा समिति को पता चल जाएगा। तो ऐसा कोई काम ना करे कि लोक लेखा समिति को इसमें
मौका मिले कुछ भी ये करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको यहां पे स्थापित किया जाता है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी पार्टी से होता है। ठीक है, कार्य लिखेंगे, सरकार की खर्चों की जांच करना, सरकार की खर्चों का जांच करना अथवा सरकार की खर्चों की जांच करना अथवा सरकार पर निगरानी रखना। तो अब देखिए, ये खुदे जाके जांच नहीं करता है, ये खुदे जो है ना ये जाके जांच नहीं करेगा। ये क्या करता है, तो ये वो रहे कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग का काम है कि वो जांच करे। ठीक है, तो कैग जांच कर लेता है और कैग जांच करके अपना रिपोर्ट दे देता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को दे देता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट को दे देता है लोक लेखा समिति को कि अब तुम लोग देखो, इसको जांच करो। तो ये सब खुदे नहीं जाता है जांच करने, जाएगा नेता ना है, बोलने के लिए बोलता है लेकिन जाएगा लोग, ये लोग नहीं। ये लोग कब जाएगा, तो ये लोग केवल और केवल जाएगा कब, चुनाव के टाइम पर। अभी कैसे चुनाव जीतना है, तभी हम लोग को गर्मी लग रहा है, नेताजी लोग को गर्मी नहीं है कि नहीं? अभी नेताजी लोग को गर्मी नहीं है। अभी देखिए 1 तारीख के बाद सब नेता चल जाएगा बढ़िया से बढ़िया होटल में, है ना, हाँ, जाके एकदम रिलैक्स होके आएगा, है ना, जाके अपना रिलैक्स होके आएगा। इतना 3-4 महीना जो मेहनत किया है सब, है ना, तो मान रहा है कि ये 3-4 मेहनत में 5 साल का करियर सिक्योर कर देना है ना, तभी पूरा मेहनत। अब इसके बाद देखिए लोगों को कितना गर्मी लगेगा, भीड़ जाएगा ना बगल से तो जल्दी शीशो नहीं गिराएगा, है ना, जाइएगा मिलने के लिए तो दिन भर खड़ा करा देगा घर के बहरी। अरे अभी नेताजी तैयार हो रहे हैं, अभी नेताजी कर, अभी नेताजी वो कर रहे हैं, अभी नेताजी घरे घरे घूमल चल रहे हैं, है ना, अभी है पिछला गेट निकल जाएगा, मिलने का उनको नहीं रहेगा। क्योंकि अभी तो है, अभी देखिए, अभी हर नेता से आप मिल सकते हैं, हर नेता से भी आप मिल सकते हैं, एकदम आसान है। लेकिन चुनाव के बाद मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, चुनाव के बाद जो हार जाएगा उससे मिल सकते हैं, जो हार जाएगा वो फ्री रहेगा बेचारा, तो मिल जाएगा। हाँ, उसको कार्ड वोट दे दीजिएगा ना, उसको कार्ड वोट दे दीजिएगा कि आना हमारे यहाँ शादी में, तो आ जाएगा, है ना, उसे अपना आएगा, तो वो लोग फ्री रहता है। लेकिन जो जीत गया सो तो दिल्ली धलेगा, है ना, कहियो कहियो क्षेत्र में आएगा। हालांकि इस बार का चुनाव परिणाम जो होगा वो इस जो दिल्ली में रहने वाले सांसदों को थोड़ा सबक जरूर सिखलाएगा कि भाई दिल्ली में कम रहिए, जनता के बीच में रहिए, है ना, जनता के बीच जाइए, वहां पर आपको जो है सो ठीक रहेगा। चलो धन्यवाद यार, तुम ही दुख समझा मेरा। चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या है और किस तरह से। तो यहां पर इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किस प्रकार से यहां पर ये करता है। लोकसभा अध्यक्ष सबको अपॉइंट करेगा और साथ साथ जो है सो इसके जो मेंबर्स हैं, है ना, मतलब कि जो कमिटी के मेंबर्स रहेंगे, इनका तो चुनाव होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो 1921 में स्थापित हुआ, सबसे पुरानी समिति है, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष विपक्ष के तरफ से होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट लिखेंगे कि लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है, ट्विंस सिस्टर।
ठीक है, ओके। चलिए, तो अब देखिए, इसको कहते हैं ट्विंस सिस्टर, जुड़वा बहन, है ना। इसको जुड़वा भाई नहीं कहते, क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। ये जुड़वा बहन है, भाई नहीं, है ना। भाई काहे नहीं कहते हैं भाई, इसको बहन काहे कहते हैं? हाँ, बहन बहन का प्रॉपर ख्याल रखती है ना। भाई उतना ख्याल नहीं रखता है। भाई कोई प्रॉब्लम होगा ना तो कह दीजिए कि हमको ये है दिक्कत, तो वो कर देगा, ठीक है हम इसको ठीक कर देते कुछ हो। बहन जो होती है ना, अगर बहन साथ रहेगी बहन के, तो एकदम प्रॉपर ख्याल रखती है। ख्याल नहीं रखती है, वो पॉजिटिव निगेटिव सब देखती है ना। वो सकारात्मक भी देखती है, नकारात्मक भी देखती है, तो प्रॉपर ख्याल रखती है। इसलिए आप देखिए कि कहीं भी समानता का उदाहरण, कहीं भी आप ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, तो शुक्र को पृथ्वी का बहने कहा जाता है, भगनी कहा जाता है ना, भाई नहीं कहा जाता है। यहां पर भी बहने कहा जाता है। जब भी समतुल्यता का उदाहरण दिया जाता है तो बहने का नाम लिया जाता है, क्योंकि बहन बहन का ख्याल रखती है। लेकिन कभी कभी तो ख्याल रखती है, कभी कभी विपक्ष का नेता बन जाती है, लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, कि कैसे कि प्रॉपर ख्याल रखती है। भाई को उतना नहीं देखिएगा, भाई उतना ख्याल रखता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा तो ठीक है हम इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर आपके एक्टिविटी पर उसका ख्याल नहीं रहेगा। आप 15 दिन से हेयर स्टाइल बदल के घूम रहे हैं, भाई गौर नहीं करेगा, पूछबो नहीं करेगा कहिए कटवाया, है ना। अब बहन जो है ना, बाल कटवाना तो दूर का बात है, इस साइड से झड़ ले या फिर दूसरा साइड से अगर झाड़ ली बाल, तो जो होगी ना वो पूछ बैठे, अरे दीदी कल झड़ लो, ऐसे जी है, अभी ऐसे काहे हो गए लो, ठीक है नहीं। अब अगर तैयार व्यार होके मार्केट गई कहीं बाहर, तो जाएगी तो देखेगी प्रॉपर, और जब आएगी तब वो प्रॉपर देखेगी। और तनियों से अगर हेर फेर कुछ बुझाया, टोक देगी, वो कह दे कि हो तू गए लो, तो ऐसे गए लो जी, आए तो आप ऐसे, तो प्रॉपर ख्याल रखती है। ये बात को संविधान निर्माता वाले लोग भी समझते थे, है ना, कि बहनें जो हैं वो बहनों का प्रॉपर ख्याल रखती हैं। इसलिए कहा कि विपक्ष का नेता इसमें बहने का रोल प्ले करेगा। एकदम प्राक्कलन समिति क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहां पर खर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस सब को प्रॉपर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके भ्रष्टाचार का पता लगाएगा कि भ्रष्टाचार जो है, स्कैम जो है, वो कहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार और स्कैम को पता लगाने का काम जो है सो यहां पे इसे जो है सो करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे लिखेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या चीज? सार्वजनिक उपक्रम समिति। देखिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति को ना कहीं कहीं लोक उपक्रम समिति भी लिखा रहता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में लोक उपक्रम लिख दे तो वही समझिएगा कि सेम चीज है ना। सार्वजनिक उपक्रम को ही लोक उपक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि इस समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था। इस समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, किसके सिफारिश पर? तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर, है ना। तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेंगे इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं।
15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है। तो इसका भी जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सत्ता पार्टी से होगा। इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है, ठीक है। रूलिंग पार्टी से इसका चेयरमैन होता है ना। नेक्स्ट, तो सत्ता पार्टी से इसका अध्यक्ष होता है। आगे लिखेंगे कार्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कंपनियों की देखरेख करना। सरकारी कंपनियों की देखरेख करना, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका देखरेख करेगा, उसका निगरानी करेगा। तो ये क्या है? सरकारी कंपनी से कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। आप बीएसएनएल कह सकते हैं, गेल, भेल, सेल, एनटीपीसी, है ना। ये सब क्या है? सरकारी कंपनी, सब पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकारी कंपनियों को कहा जाता है पीएसयू, इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या हिंदी में कहते हैं उसी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ना। तो ये सब सरकारी कंपनियां हैं, सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आगे देखेंगे कि लिखेंगे कि यह समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, जिस पे सदन में बहस होता है। जिस पे सदन में बहस होता है, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। तो ये मुख्यतः 3 समितियां थी, ठीक है। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्लियर है? तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से समितियां संसद के अंदर में कार्य करती हैं और संसद को सपोर्ट करती हैं काम करने में, विधि निर्माण के कार्यों में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पर समितियों के संबंध में ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि क्या है और कैसे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। तो ये सब समितियां थी। अब यहीं पर एक चीज और थोड़ा देख लीजिए। संसदीय गतिविधियां, संसदीय गतिविधियां, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, ठीक है। संसदीय गतिविधियां यानी कि संसद में काम कैसे होता है, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी क्या होती है। तो संसद का सामान्य सा जो रूटीन होता है वो 11 AM to 6 PM होता है। यानी जब भी संसद चलता है तो सामान्यतः वो 11 बजे से 6 बजे के बीच में चलता है, ठीक है। सामान्यतः 11 से 6 के बीच में चलता है। अब आप देखेंगे कि इसका
एक पहला जो होता है कि 11 AM टू 1 PM, ये इसका फर्स्ट फेज होता है, प्रथम चरण। और दूसरा होता है 2 PM टू 6 PM, दूसरा चरण, ठीक है। और इसमें जो गैप दिख रहा है 1 PM टू 2 PM का जो 1 घंटा का गैप दिख रहा है, इट्स अ लंच टाइम, है ना, ठीक है। तो 1 घंटा का लंच होता है बीच में, बाकी 11 से 1 और फिर 2 से 6, ओके। तो इसमें देखिए कि जो 2 घंटा है, तो इसमें पहला होता है 11 AM टू 12 PM, 11 से 12, इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्न काल। सुनते होंगे संसद में प्रश्न काल चल रहा है, तो प्रश्न काल होता है 11 बजे से 12 बजे तक, 1 घंटा होता है प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर का मतलब क्या है कि इसमें सरकार से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि प्रश्न काल का टाइमिंग क्या होता है। देखिए 11 से 12 अगर मान लीजिए टाइम नहीं दिया हो, तब क्या करेंगे। तो संसद का पहला घंटा, अब मान लीजिए तो सामान्य सा शेड्यूल है ना, कभी कभी तो देरी भी होती है, कभी पहले भी होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रश्न काल क्या कब कितने बजे होता है, तो आप कह सकते हैं कि संसद के जब भी प्रारंभ होगा तो उसका पहला घंटा जो होगा वो प्रश्न काल होगा, यानी चाहे जब भी स्टार्ट हो उसका फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर में सरकार से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न काल में सरकार से सवाल पूछा जाता है। तो अभी तो ये 11 से 12 ही दिखा, अब फिर आता है 12 PM से 1 PM, इसको कहते हैं जीरो आवर। ये क्या है, जीरो आवर, शून्य काल। ये भी सुनते होंगे आप लोग न्यूज में कि शून्य काल चल रहा है, पेपर में आता है कि शून्य काल में ये सवाल पूछा गया सरकार से। तो शून्य काल में भी सरकार से सवाल पूछा जाता है। शून्य काल भी 1 घंटा का होता है, तो आप कह सकते हैं कि संसद का जो दूसरा घंटा होता है वो शून्य काल होता है, अब पहला घंटा जो होता है वो प्रश्न काल होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो शून्य काल है ना, इस शून्य काल भारतीय नवाचार है, इट्स इंडियन इनोवेशन। नवाचार मतलब खोजा जाना, इसको भारत ने खोजा है, ठीक है। शून्य काल हमारे देश ने ही इसको खोजा है, हमारे देश से जिन्होंने लिया वो लिया, हमने शून्य काल कहीं से नहीं लिया है। शून्य काल हमारा अपना ओरिजिन है, हमने स्वयं ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रश्न काल के बाद क्या आता है, शून्य काल आता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब यहां शून्य काल है तो 1 घंटा प्रश्न काल और 1 घंटा शून्य काल। देखिए इन दोनों ही काल में सरकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न काल में जो सवाल पूछा जाता है वो नोटिस दे के पूछा जाता है। नोटिस दे के मतलब कि सरकार को पहले से सूचना रहता है कि सवाल क्या पूछा जाने वाला है। शून्य काल में विदाउट नोटिस पूछा जाता है, बिना सूचना के, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्रश्न काल और शून्य काल में क्या अंतर है। प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सूचना दे के पूछा जाएगा, आज शून्य काल में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बिना सूचना के पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न काल में सूचना के साथ, यहां पूछा जाएगा बिना सूचना के साथ। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना, अभी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, कोई प्रश्न भी नहीं रह जाएगा आपके पास, ठीक है। कंप्लीट कर लेने दीजिए।
तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये क्या है। यहां इतना पहले अंतर समझ में आया। अब देखिए, प्रश्न काल में जब यहां पर सवाल पूछा जाता है तो 1 घंटा है। सीधी सी बात है कि 1 घंटा में कोई कितना ही सवाल पूछ लेगा, तो लिमिट तो रहेगा ही, है ना। बिना लिमिट का ये नहीं रहेगा, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले आप देखिए कि क्वेश्चन आवर में सरकार से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आवर में सरकार से 3 तरह के प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहले तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, स्टेयर्ड क्वेश्चन, फिर अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और फिर कोई मौखिक नहीं, अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न काल में, क्वेश्चन आवर में 3 तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तारांकित, एक अतारांकित और एक अल्प सूचना। ठीक है, अब देखिए, ये जो तारांकित प्रश्न होता है ये ओरल होता है, माने कि मौखिक होता है। ठीक है, इसका जवाब ओरली दिया जाता है। जैसे आप लोग सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं, तो क्या है, ओरली चलता है ना। तो तारांकित प्रश्न ओरली होता है, तो इसलिए पूछा जाता है कभी कभी कि पूरक प्रश्न किसमें पूछा जा सकता है। तो तारांकित प्रश्न में ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये नोट करके लिख लेंगे कि तारांकित प्रश्नों में ही पूरक प्रश्न पूछने की छूट होती है। पूरक प्रश्न मतलब कि जैसे कि आपको इनने कोई सवाल पूछा, हमने कोई जवाब दिया और आपने हमारे जवाब में से एक नया प्रश्न पूछ लिया, तो उसको कहते हैं पूरक प्रश्न। सरकार कोई जवाब दे रही होती है, आज जब उस जवाब में से ही सरकार से सवाल पूछ लिया जाए, जवाब में से ही जब प्रश्न बनता है तो उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि पूरक प्रश्न पूछने की संभावना कब है, जब आदमी मौखिक उत्तर दे रहा है ना। अब यहां आप हमसे कुछ पूछे, हम कह देंगे ठीक है, हम लिख के आंसर भेज देंगे, तो लिख के भेज देंगे आंसर, आप पढ़ लीजिएगा। अब उसमें आपको मन होगा कि अब इसमें देखो दिक्कत, और आप कैसे पूछे, तो पूछ पाइएगा? नहीं पूछ पाइएगा, क्योंकि मौखिक है ही नहीं, तो रिटन में चल रहा है मैटर। तो जहां रिटन में होगा ना, वहां पे आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जहां ओरली होगा वहां पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब ही है कि जवाब में से प्रश्न बना देना, है ना। कोई जवाब दे रहा है आपको, अब उसमें से ही आप कुछ प्रश्न पूछ लेंगे तो उसको कहते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है, तो पूरक प्रश्न में ये तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसमें ओरली आंसर होता है, मतलब कि मुंह से जवाब दिया जाता है। ठीक है, अतारांकित प्रश्न, इसमें क्या होता है, तो ये रिटन में होता है। अतारांकित प्रश्न रिटन में होता है, लिखित होता है। तो जब लिखित होता है तो यहां एक चीज क्लियर हो गया कि तब पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न केवल तारांकित प्रश्न में ही पूछा जा सकता है, अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछा सकता है। क्यों? क्योंकि अतारांकित प्रश्न का उत्तर रिटन वे में दिया जाता है। सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार लिखित में उसका जवाब भेज देती है। तो इसमें संभावना ही नहीं है कि आप जो है सो पूरक प्रश्न जो है सो पूछ पाए। ठीक है, उसके बाद है अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना का प्रश्न वो होता है जो 10 दिन के नोटिस पर पूछा जाता है। मैंने हमको सवाल पूछना है तो हम 10 दिन का नोटिस पहले दे देंगे सरकार को कि हमको सवाल पूछना है। तो 10 दिन के नोटिस पर जो सवाल पूछा जाता है उसको कहते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। नाम ही है अल्प सूचना, यानी कि
बहुत कम समय के लिए सूचना दी गई है, तो अल्प सूचना के प्रश्न। तो इसमें जवाब क्या होगा? अल्प सूचना के प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि अल्प सूचना के जो प्रश्न है वो 10 दिन के सूचना पर ही इसको जो है सो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी जो जवाब होता है वो ओरल दिया जाता है ना। तो अब जब ओरल दिया जाएगा तो अगर कोई चाहे तो पूरक प्रश्न यहां भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। क्या? नहीं, इसमें कोई टाइम ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये निश्चित होता है। देखिए, तारांकित प्रश्न एक दिन में 20 ही पूछा जा सकता है। एक दिन में 20 पूछा जा सकता है तारांकित प्रश्न। एक दिन में 20 पूछ सकते हैं। अब बोलना दीजिए पूरा, अभी तो बोल रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन ना खत्म। जब हम कह देंगे कि अब पढ़ाने का, तो हम खुद ही पूछते हैं कि अब कोई दिक्कत, तब पूछेंगे, लगेगा कि अभी कोई बच गया, तो जितना सवाल आपके अंदर में है ना सब जवाब हम यहीं पर दे देंगे। तो फिर जब टॉपिक कंप्लीट कर देंगे तो कोई ना कंफ्यूजन बचेगा और ना कोई सवाल बचेगा। इसलिए सुन लीजिए थोड़ा पेशेंस से। तो ये क्या है, एक दिन में तारांकित प्रश्न 20 पूछा जा सकता है और एक आदमी 5 ही पूछ सकता है। ठीक है, टोटली 20 पूछा जा सकता है और एक आदमी 5 गो से ज्यादा नहीं पूछ सकता है ना। ठीक है, मैंने 5 से कम पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर है कि नहीं हमको तो खूब पूछना है, तो ये राखी कुमार सर जी वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दीजिए प्लीज सर। हिस्ट्री भी नहीं ना हुआ है जी आप लोगों का, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुआ है। अच्छा, अब देखिए मैं सब मैनेजमेंट वाला सबको ना बोलना पड़ेगा। ये लोग पहला कैसे कैसे क्लास लगाता, अभी बढ़िया कि अभी आप लोग का एग्जामों का जो है सो गड़बड़ चल रहा है ना। जैसे जैसे आपका एग्जाम का गाड़ी चल रहा है। चलिए, स्पेशल सब्जेक्ट कितने लोगों का है? आप लोगों का क्या क्या है सब्जेक्ट में? हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री पॉलिटी में कितने लोग हैं? हिस्ट्री पॉलिटी में केवल हैं? ठीक ठीक ठीक। तो आप लोग वेट कीजिए, आप लोग को कहिए कि जल्दी से क्लास जो है सो हम लोग का कंप्लीट करवाइए। समझ रहे हैं? क्या कि एग्जाम तो होने हैं ना, वो तो होबे करेगा। आज जितना ज्यादा समय आप लोगों को मिल रहा है ना, मतलब वो सौभाग्य से कहिए चाहे दुर्भाग्य से कहिए, जिससे भी आपको समय मिल रहा है, तो समय का सही यूटिलाइजेशन हो जाए। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो तो फरवरी में बहुत ये हुआ था, लेकिन हाँ हाँ हम्म कि हाँ तो
अभी तो जैसे कि Tier 4 वाले भी तो है ना कुछ, जो जो न्यू एडमिशन है। नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो खैर अनसर्टेनिटी है, वो तो गवर्नमेंट का, उसमें तो किसी ना आपकी गलती है ना संस्था की गलती, उसमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि आपकी जो जो जिम्मेवारी ली गई है उसको पूरा करना तो जिम्मेवारी है ना, वो तो है। ठीक है। चलिए चलिए, आइए यहाँ फिलहाल इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जो है ना, क्या है कि विद्यार्थी जब तक अपने डिमांड्स को लेकर चलिए, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आगे रिवीजन करेंगे, तो आगे रिवीजन करेंगे, उसमें क्या, आप बोलिए, जवाब दीजिए कि रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए ना, याद भी तो करना पड़ता है ना। टेस्ट इसलिए आपको पहले बोलते कि भले कहीं दीजिए, घर पर ही भले टेस्ट लगाइए, OMR सीट रख करके घर में, और घर पर ही लगाइए। तो मान लीजिए कि अभी नहीं हो पा रहा है, तो आप बैठल थोड़े रहिएगा। लाइफ आपका ना है, करियर आपका ना है, आपको उसका भुगतना पड़ेगा ना रिजल्ट। तो इसलिए आप अपने स्तर पे आपको सजग रहना पड़ेगा, है ना। आप अपने स्तर पर जितना कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि आपकी सफलता असफलता के बीच में सिर्फ आप ही हैं। बाद में अगर आपका कुछ नहीं होगा तो आप कहिएगा कि हमको संस्था, टीचर, कोई तो कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, है ना। तो इसलिए आपको अपने प्रति स्वयं जिम्मेवार बनना है कि हमसे जो हो सकता है वो हम अपना करेंगे, हमको अपना जो है सो नहीं छोड़ना है। तो आप यकीन मानिए कि जो व्यक्ति अपने प्रति स्वयं जिम्मेवार हो जाता है, उसको फिर आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं पाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको खुद ही अपना टेंशन रहता है कि हमको जो है सो क्या करना है। चलिए, तो तारांकित प्रश्न एक दिन में 5, मतलब एक दिन में 20, एक व्यक्ति 5 पूछ सकता है। ठीक है, अब चूंकि 5 से ज्यादा नहीं, मतलब एक आदमी 5 से ज्यादा नहीं पूछ सकता। इसलिए नहीं पूछ सकता 5 से ज्यादा, क्योंकि यहां पर अगर 5 से ज्यादा पूछना शुरू कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगा। देर क्या होगा, अब पूरा 1 घंटा निकल जाएगा इसी में, नहीं हो जाएगा, यही सवाल जवाब चल जाएगा, तो ये सब कहां रहेगा। और अतारांकित प्रश्न जो कि लिखित में देना है, इस पर चर्चा बहुत ज्यादा होबे नहीं करेगा। लिखित में जवाब दे देना है सरकार को, तो लिखित में जब जवाब देगा तो यहां पर तो भर भर के जवाब देता है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन भी आप पूरा जो है सो पूछ सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न लिख लेंगे, कितना पूछ सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न जो है एक दिन में 230 पूछा जा सकता है, क्योंकि लिखित में देना है। और वो मंत्री जी लोग क्या करते हैं, सीधे अपने आयोग के IAS को बोलते हैं कि लिख के भेज दीजिए, वो लोग टाइप करके आंसर आ जाता है, सीधे भेज दिया जाता है उसको। इसलिए इसमें कोई दिक्कत, 230 प्रश्न पूछा जा सकता है एक दिन में, 230 प्रश्न। ऐसे पर व्यक्ति कोई मतलब निश्चित नहीं है, जो जितना है पूछ ले, बस 230 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, टोटल 230 एक दिन में, अंडर 1 डे 230 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, और इसमें कोई व्यक्ति कितना ही पूछे, लेकिन टोटल 230 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अल्प सूचना के प्रश्न, तो जैसे हमने कहा कि 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पर पूछा जाता है ना, 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पर। ठीक है, 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको यहां पे 10 दिन के अंदर हम पूछेंगे, 10 दिन पहले से, कि सब सवाल
तुरंत थोड़े कोई पूछ लेता है, तो महीनों पहले अध्यक्ष को बताना पड़ता है कि हमको सवाल पूछना है, तब वह अध्यक्ष आपका टाइम फिक्स करता है कि इस टाइम पे आपको जवाब मिलेगा, इस दिन आप सदन में उपस्थित रहिएगा। तो ऐसे में जो जिसके पास लंबे से समय से तैयारी है वो तारांकित अतारांकित में पूछ लेता है, लेकिन जिसको एकदम तुरंत में पूछना है तो भी कम से कम 10 दिन पहले नोटिस दे देगा। तो 10 दिन के अंदर नोटिस पर जो सवाल पूछा जाता है वो अल्प सूचना का प्रश्न होता है। इसमें जवाब सरकार मौखिक देती है, यानी कि ओरल देती है। ठीक है, इसमें संख्या कोई निश्चित नहीं होता है, अध्यक्ष जितना परमिशन देगा उतना ही पूछ सकते हैं, नहीं देगा तो नहीं पूछ सकते हैं, है ना। ये प्रिजाइडिंग की जिम्मेवारी होती है कि कितने लोगों को देता है। तारांकित प्रश्न आप जब पूछ लेंगे तो उसमें कम से कम 7 दिन के अंदर में सरकार आपको जवाब रख देती है। मिनिस्टर्स को कॉल जाता है, बहुत बार होता है कि मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं, मंत्री कहीं किसी दौरा पे गए हुए हैं, ऐसे में आपने सवाल पूछा है तो उनको बताया जाएगा कि भैया आप सदन में उपस्थित होइए, आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, तो अपना आकर के फिर जवाब रखेंगे। तो प्रयास किया था कि 7 दिन के अंदर कम से कम जल्दी उनको जवाब उपलब्ध करा दें। हाँ, तो टाल सकती है सरकार के पास, टालने का भी विकल्प रहता है, टाल भी सकती है ना। कोई क्वेश्चन आपने पूछ दिया, कह दी कि हमारे पास डाटे नहीं है अभी, है ना, डाटा एकत्रित होगा तो फिर हम जो है सो ये करेंगे। तो यहाँ पर होता है, अब देखिए तो 0 आवर समझिएगा, आप बताइए 0 आवर कह रहे हैं, क्वेश्चन आवर में कोई दिक्कत क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन आवर समझ में। अब देखिए 0 आवर में क्या होता है, 0 आवर में बिना सूचना के प्रश्न पूछा जाता है, माने कि 0 आवर में सरकार को पता नहीं रहता कि हमको कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो 0 आवर में सामान्य तौर पर करंट में कोई घटना अगर घटी है या लगातार कोई घटना घट रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है ये 0 आवर में सवाल पूछा जाएगा सरकार से। ठीक है, तो 0 आवर में सरकार से सवाल पूछा जाएगा कब, तो जब करंट में कोई घटना घट रही है, बिना किसी सूचना के सीधे अध्यक्ष को कहा जाएगा कि हमको सवाल पूछना है, अध्यक्ष सवाल पूछने का मौका देगा। ठीक है, तो वहां पे आपको इसमें कोई ये नहीं है बस 1 घंटे तक चर्चा चलेगी, जितने लोग को मौका मिला वो सवाल पूछेंगे, सरकार उसका जवाब देगी, फिर जैसे 1 घंटा खत्म होगा 0 आवर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज 0 आवर वर्ल्ड में कहीं से हमने नहीं लिया है, ये हमारा अपना इनोवेशन है, हमने खुद ने इसको डेवलप किया हुआ है। ठीक है, 1962 से 1962 से ये हमारे यहाँ प्रचलन में है 0 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 घंटा लगातार क्वेश्चन का बम्बार्डिंग होता है सरकार पर, जवाब देना रहता है, विपक्ष सवाल पूछता है, जवाब देता है सरकार, तो लड़ लेता है दोनों आदमी सब पहला आवर में, है ना। अब लड़ लेगा तो पूरा भूख लगेगा, अब भूख लगेगा तो जा करके संसद के कैंटीन में दबा के खाता है सब एकदम 1 घंटा में, है ना, पूरा खाएगा बढ़िया से, संसद का खाना है ना, बेहतरीन खाना रहता है। अब उसका बिलवा वायरल कर देता है सब, लेता है कि देखिए 120 रुपया में खाना खा लिए। अरे पगला, 120 रुपये में जो खाना वहाँ सब खाता है ना, वो खाना बाहर में खाना पड़े तो कम से कम 3000 से कम का नहीं पड़ेगा, ऐसा रहता है, क्योंकि वो सब्सिडी रहता है, एकदम बढ़िया बढ़िया खाना एकदम सस्ता में मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वो भी अपना घर से थोड़े देना है, वो भी अपना घर से नहीं देना है, वो भी तो सरकार का पैसा है, मतलब कि वही जनता का पैसा ही है संचित निधि में, अब वही से जो है सो सारा बिल जाता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे कि लंच होता है, लंच में फिर सब अपना खा पी के सब आदमी सब आएगा अपना ढकार मारते हुए 2 बजे, आज 2 बजे आकर फिर बैठ जाएगा संसद भवन में। अब बैठेगा तो क्या होगा, अब होगा विधेयक पर चर्चा, मेन काम सब स्टार्ट होगा, विधेयक पर चर्चा होगा, है ना। अगर कोई विधेयक पेश करना होगा तो विधेयक पेश किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, कोई प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव पर चर्चा, है ना। इस बीच में यहाँ पर सेकेंड टर्म में विधेयक पर चर्चा होगा, प्रस्ताव पर चर्चा होगा। ठीक है, प्रस्ताव में तमाम तरह का प्रस्ताव, जैसे आप देखते हैं विश्वास प्रस्ताव, है ना, कॉन्फिडेंशियल मोशन, क्या, हाँ ये द्वितीय हो जाएगा, सेकेंड हाफ हो जाएगा, वो फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ हो जाएगा। फिर अविश्वास प्रस्ताव, है ना, एगो प्रस्ताव होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो मतलब इस सब प्रस्ताव पर जो चर्चा सब होता है ना विधेयक, वो सब होता है सेकेंड हाफ में।
फर्स्ट हाफ में तो खाली सवाल जवाब होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का जवाब होता है, ठीक है। तो विधेयक पर चर्चा, प्रस्ताव पर चर्चा, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये सब जो है सो यहां पर चलता है। ठीक है, दिक्कत तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से संसद की कार्यवाही होती है। हाँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, सुने काल में 1 घंटा का टाइम है, जितना पूछना है पूछ लिए, जितना सरकार को जवाब देना है दे ले, ठीक है। करंट से संबंधित क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। 1 घंटे बाद खुद ही अध्यक्ष कह देगा कि अब टाइम खत्म हो गया। अध्यक्ष जब भी किसी को बोलने का मौका देते हैं तो टाइम निश्चित करके देते हैं कि भाई आप 3 मिनट बोलिएगा, 5 मिनट बोलिएगा, 10 मिनट बोलिएगा, 11 मिनट बोलिएगा, इसे टाइम निश्चित करके देते हैं। इतने में आपको अपना बात रख लेना है, विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को भी। उतना टाइम में बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो बैठा देंगे धर के, चुप हो जाइए, बैठ जाइए, हो गया आपका टाइम खत्म हो गया। इसलिए निर्धारित समय सीमा में ही सबको अपना बात रखना होता है। सरकार को अपना जवाब रखना होता है, विपक्ष को अपना सवाल रखना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत संसदीय गतिविधियां में है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। अब देखिए आर्टिकल 119 तो लिखेंगे संसद में व्यय, एक्सपेंडिचर इन पार्लियामेंट, संसद में व्यय। अब देखिए संसद में व्यय का यहां पे मतलब यह है कि संसद जब चलता है तो इसका रख रखाव, मेंटेनेंस, खाना पीना, चाय नाश्ता, ये सब जो चीज होता है उस सारा एक्सपेंडिचर के बारे में यहां पर लिखा रहता है, ठीक है। और संसद में जो भी खर्चा होता है इस सब खर्चा संचित निधि से जो है सो दिया जाता है ना। तो संचित में वही देश के आम नागरिकों का जो टैक्स का पैसा है वो सब जाकर के संचित निधि में जमा हो जाता है। हर आदमी सरकार को पैसा देता है, वो चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, है ना। बस वही है कि अमीर लोग थोड़ा ज़्यादा देता है, गरीब थोड़ा कम देता है, लेकिन देता सब कोई है। एक गरीब से गरीब जिसको रहने का घर भी नहीं है वो भी सरकार को पैसा देता है। वो जाके 1 रुपया का अगर शैम्पू भी खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी लगता है, और जीएसटी का जो पैसा है वो सरकार के अकाउंट में जाता है। तो सरकार हर तरह का से जो है सब लोग से पैसा जो है सो लेती है, ठीक है। तो वो सारा पैसा जा करके कहाँ जमा होता है, संचित निधि में जमा होता है। तो संचित निधि के माध्यम से जो है वो पैसा यहाँ पर खर्चा किया जाता है, ठीक है। तो जो अमीर लोग हैं, माने कि जिनका सैलरी ठीक ठाक है, तो इसमें है कि अब 7.5 लाख रुपया अगर आपका एनुअल इनकम है तो आपको 10% का जो है डायरेक्ट टैक्स लगेगा, है ना। तो एक टैक्स में आप पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस पर लगाया जाता है, से गवर्नमेंट जो है पर्सन पर लगाती है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जिस पर लगाती है वही पे कर देता है। तो मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसका 7.5 लाख रुपया पर एनम इनकम है, तो इस पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, भाई तुम्हारा इतना है, तुम अब टैक्स 7.5 लाख से ज़्यादा, 7.5 लाख तक फ्री है, ठीक है, 7.5 लाख तक देना ही नहीं है। 7.5 लाख के ऊपर अगर कमाइएगा तब आपको 10% देना है। ये मोदी जी किए हैं। पहले जो था पहले वो तो रहता था 2.5 लाख पर, कि 2.5 लाख तक फ्री था, 2.5 लाख के बाद देना था, फिर 5 लाख हुआ कि 5 लाख तक, आज चल गया 7.5 लाख तक, कि 7.5 लाख। 7.5 लाख मुख्य अमाउंट है कि 7.5 लाख तक यदि आप एनुअली कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स जो है सो नहीं देना है। इससे ऊपर जाइएगा तो आपको 10% का टैक्स इम्पोज हो जाएगा। तो डायरेक्ट जिस पर लगा उसी को देना है। सरकारी नौकरी का तो आराम से कट जाता है, अगर आप स्लैब में आएंगे तो आराम से काट उठ के ही सरकार आपका वेतन आता है।
प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि देखते हैं सब लोग रखता है वो सीए, चार्टर अकाउंटेंट, है ना। तो सीए का काम रहता है टैक्स देना, है ना। तो सब चोरी वोरी कर लेता है, टैक्स बचा देता है। सब टैक्स बचाने का आइडिया बताता है कंपनी सबको, कि इसलिए इस कंपनी सबको हाई पे स्केल पर रखती है कि बताओ कौन कौन सा चोरी करेंगे तो टैक्स बचेगा, है ना। तो ये बताता है कि दिखा दीजिए लड़का को यहाँ पढ़ा रहे हैं, लड़की को यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, एक्सपेंडिचर दिखा दीजिए, ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिखा दी तो सरकार टैक्स जो है सो कम कर देगी, या टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो ये सब का पास बहुत दिमाग होता है ना, बहुत पैसा जिसका चल जाता है बहुत पैसा कमाता है सीए। सब कोई बढ़िया बढ़िया कंपनी सभी सबको रखती है कि ये सब जो है वो पैसा कम करवा देता है, टैक्स नहीं लगने देता है ज़्यादा। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स तो मान लीजिए कि जो अमीर आदमी वही देगा, गरीब आदमी कहाँ से देगा, उस तो स्लेब में नहीं आता है। लेकिन गरीब आदमी भी देता है, गरीब आदमी इनडायरेक्ट टैक्स देता है, उसमें होता है गवर्नमेंट, कंज्यूमर, है ना, और प्रोड्यूसर। तो सरकार जो है वो कंज्यूमर पर नहीं लगाती है, प्रोड्यूसर पर लगाती है ना। तो जैसे कि आप कोई दुकान पर जाते हैं, तो दुकान पर जाइएगा कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो दुकान पर दुकानदार जो बेच रहा है सब सामान, सरकार उस पर लगाई है जीएसटी। तब वो क्या करता है, वो जो जीएसटी हुआ ना, मान लीजिए कि 10 रुपया का सामान है और सरकार जीएसटी लगे ओकरा पर, तो वो कहे कि रुक जाओ हम एक दाम बढ़ा कहते हैं 15 रुपया, और वो 15 में बिकेगा। तो जीएसटी हुआ सरकार उसी प्राइसवा में जोड़ दे, दुकानदार वाला सब आदमी सब जो होता है कंपनी सब, वो प्राइस टैक्स का प्राइस आपके वस्तु के प्राइस में जुड़ जाता है। अब आप जब खरीदने जाइएगा ना, कंज्यूमर जब दुकान पर वस्तु खरीदता है तो उसको टैक्स से लगा हुआ मिलता है। तब वो चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अगर वो कोई सामान खरीदेगा तो टैक्स उसी को देना है, वो दुकानदार नहीं दे रहा है, आदमी ये दे रहा है, ठीक है। और वही जो है सो लेकर के चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ आपको फीस तो लगता होगा, लेकिन जीएसटी नहीं लगता होगा। जीएसटी लगता है यहाँ नहीं लगता है आपसे जीएसटी। लेकिन आप वही चलिएगा दिल्ली में सब बड़ा इंस्टीट्यूट में, तो सब आपको कहेगा कि देखो हमारा 1.5 लाख रुपया फीस है पहले, है ना, हम तुमसे 1.5 लाख रुपया फीस लेंगे और ऊपर से 18% जीएसटी लेंगे, बस आपका फीसवा चल जाएगा क्या 1,70,000 के आसपास में, है ना। अब कहता है कि जीएसटी लेंगे, तो बोले काहे लीजिएगा, तो जीएसटी हम सरकार हम पर लगाई हुई है। तो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा कर। तो कहेगा कि देखिए ये तो हम पर लगाई है सरकार, लेकिन हम सेवा दे किसको रहे हैं, आप ही को ना दे रहे हैं। आपको बेहतरीन टीचर से पढ़वाते हैं, क्लास में इतना महमह गर्मी है, फर्स्ट क्लास का एसी से चिल माहौल कर देते हैं एकदम, है ना, शुद्ध आरओ का पानी देते हैं। ये क्या है, ये सेवा है। तो ये सब किसको देते हैं, लाइट्स देते हैं, तमाम तरह के सर्विसेज देते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा सर्विस है। तो इसलिए जीएसटी जो सरकार हम पर लगाई है, तो हम तो यूज नहीं कर रहे, हम तो आपको सेवा दे रहे हैं, है ना। तो दे रहे हैं इसलिए हम जीएसटी आप ही से लेंगे। इसलिए कोई भी आप आटा का पैकेट अपना रोटी खाने के लिए खरीदिएगा तो ऑटो पर सरकार जीएसटी लगैले है। आप चावल का बोरा खरीदिएगा तो चावलों पर जीएसटी लगैले है। माने वर्तमान तो स्थिति ऐसी है, वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा चीज जीएसटी में नहीं है। सरकार ने लगभग सभी चीज को जीएसटी लगा दिया है। कौन कहता है हीरा पर जीएसटी नहीं है जी, हाँ तो है ना, तो उस पर रहता है ना, ठीक है। डायमंड पे भी जीएसटी लगता है, ठीक है, सब चीज पे जीएसटी है, हाँ क्या, हाँ 18%, जिसमें 9% स्टेट का होता है, 9% सेंटर का होता है, टोटल 18। नहीं वो लगेगा तो पूरा पर लगेगा, जब लगने लगेगा तो पूरा पर लगेगा, जब लगने लगेगा तो पूरा पर लगेगा। क्या हो गया जी, बैटरी लो हो गया है नहीं, खैर। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे आप इतना समझिए कि हम लोग डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स भारत की सब लोग देते हैं,
क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो व्यक्ति पर नहीं लगता है, कंपनी पर लगता है। कंपनी कहती है कि हम व्यक्ति को सेवा दे रहे हैं इसलिए हम व्यक्ति से लेंगे, ठीक है। तो सरकार जिस जिस कंपनी पर लगाती है वो कंपनी सब आपसे लेता है। अगर सरकार उस पर लगाना बंद कर देगी तो कंपनी भी आपसे लेना बंद कर देगी, ठीक है। आप देखते हैं ना कि कोई कोई मूवी आता है तो कोई कोई राज्य सरकार कहती है कि हम इसको टैक्स फ्री कर देंगे अपने यहाँ, तो देखते हैं उसका उस मूवी का टिकट सीधे सस्ता हो जाता है, क्योंकि सरकार टैक्स नहीं लेगी तो सिनेमा हॉल वाला उसका सस्ता कर देता है कि चलिए भाई आप देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, केजरीवाल ये सब करते रहता है ना। ये जो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है ना, कहता है कि हम पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हैं। तो जो जब कश्मीर फाइल आया था तो कश्मीर फाइल को ही पगला क्या कहता है कि यूट्यूब पर डलवा दीजिए। यूट्यूब पर कहाँ नहीं डलवा देते हैं, यूट्यूब पर डलवा दीजिए, इतना सरकार सपोर्ट कर रही है। यह केजरीवाल को मूवी आया था सांड की आंख, पता नहीं सांड की आंख में कौन सा विशेष बात था कि सांड की आंख को फ्री कर दिया था दिल्ली में, है ना। तो एक सोशल इश्यू का प्रॉब्लम था। देखिए यही इस देश की धर्मनिरपेक्षता सबसे खराब चीज क्या है, इस देश का नेता सब क्या बनाए हुए हैं कि देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि अगर आप मेजोरिटी क्लास को भला बुरा बोलिए, मेजोरिटी क्लास को गाली दीजिए तो आप धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं, आप धर्मनिरपेक्ष हैं। आप माइनॉरिटी का खूब बात कीजिए तो आप जो है सो मतलब ठीक है। ये कौन सा बात हो गया भाई? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सब लोग अपना अपना धर्म को खुशी से एंजॉय करें। ये क्या बात हो गई कि आप मेजोरिटी के बारे में भला बुरा कहिएगा? मेजोरिटी का मुद्दा नहीं, अब माइनॉरिटी का मुद्दा। माइनॉरिटी को सपोर्ट कीजिए लेकिन मेजोरिटी का अपमान मत कीजिए, है ना। दोनों का सम्मान होना चाहिए। ये सब क्या देखता है कि नहीं, हम जितना मेजोरिटी का अपमान करेंगे ना तो माइनॉरिटी मेरे साथ आ जाएगा। यही सब का रॉन्ग नंबर डायल करता है। यही लोग का रॉन्ग नंबर जो है ना, वो मोदी जिस आदमी को प्रधानमंत्री बना देता है। यही रॉन्ग नंबर ये लोग सोचते हैं कि मोदी का है बन रहा है। ये लोग जब तक अपने राजनीति नहीं छोड़ेगा, घटिया राजनीति जो कहता है ना कि वो कर रहे हैं रिलीजन का पॉलिटिक्स, आप स्वयं आप देखिए कि आप मेजोरिटी वर्ग को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेजोरिटी का कितना बात कर रहे हैं। अरे वो भी तो इस देश का नागरिक ही है ना, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए, उसके लिए भी तो आपको थोड़ी बातें करनी चाहिए। और अगर बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपमान भी मत कीजिए। लेकिन आप कर देंगे अपमान कोई ना कोई बात पर, उसका बतिया देंगे शिकायत। अब बतिया देंगे शिकायत, बस इस तरह के जो लोग हैं उनको मौका मिल जाता है फिर कि देख लीजिए ये लोग क्या कर रहा है तो हमको जिताइए। तो यहाँ हम लोग की जनता थोड़ा ना दिमाग से सोचती है, भावना से सोचती है। वो सोचे कि नहीं यही ठीक है, चाहे जितना महंगाई हो, चाहे जितना गरीबी हो, चाहे जितना बेरोजगारी हो, यही ठीक है ना। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से अपने पॉलिटिक्स को गाइड करना है ताकि देश का जो बहुमत वर्ग है और देश का जो अल्पमत वर्ग है दोनों साथ रहे और दोनों खुश रहे। किसी एक को ना खुश करके दूसरे को खुश करने का काम नहीं करना चाहिए। दोनों को खुश कीजिए और दोनों के साथ मिल व्यवहार के रहिए तो ठीक रहेगा। नहीं तो आप किसी एक को करिएगा, एक को नहीं करिएगा, वो दिक्कत और समस्या आपको झेलना पड़ सकता है। तो यहां पर अभी स्थिति ऐसी है कि हर जगह पर जीएसटी लगा हुआ है। जितना महंगाई कहाँ लग रहा है, हर जगह पर। 2 साल पहले तक सब चीज पे नहीं था जीएसटी, आज कोई ऐसा चीज है नहीं जिस पर जीएसटी नहीं है। इवन गवर्नमेंट बताइए, सब गवर्नमेंट एजुकेशनों पर सब लगा देता है जीएसटी। एजुकेशन पे कौन काम है जीएसटी लगाना के? जब तुम कहते हो कि सारा देश का लोग पढ़े तो जीएसटी मत लगाओ। नहीं लगाओगे तो सस्ता हो जाएगा, शिक्षा सस्ता हो जाएगा तो सब लोग पढ़ेगा। लेकिन नहीं, एजुकेशनों पर मार देगा 18% जीएसटी पगला। और तब कहे कि हम चाहते हैं कि पूरा देश पढ़े। भाई कैसे पढ़ेगा? इतना महंगाई तुम कर दोगे, कैसे पढ़ेगा कोई, है ना। तो शिक्षा एक जीएसटी का मतलब जीडीपी का 1964 में ही एक कमीशन बना था, कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग ने सिफारिश किया था कि एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्चा कीजिए। आज तक भारत की किसी भी सरकार ने खर्चा नहीं किया, आज तक। तो सुनिए कि आज तक जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्चा नहीं हुआ, लेकिन जीएसटी 18% लगेगा। धन्य है प्रभु, है ना। 18% लगाएंगे लेकिन 6% खर्चा नहीं करेंगे। इसलिए टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है। टॉप 200 में हम लोग कहीं नहीं है, है ना।
टॉप वर्ल्ड का जब टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की काउंटिंग होती है तो इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी वहां पर खड़ी नहीं होती है। टॉप 400 का जब बात होता है तो हमारा नंबर 236 नंबर पे आता है। मैंने पीछे से एक्सीलेंट है हम लोग एजुकेशन के मामले में। लेकिन फिर भी देखिए हम मतलब हमारे देश के विद्यार्थियों का ये उपलब्धि है कि भले हम टॉप 200 की यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज में कोई ना कोई भारत का विद्यार्थी भी है और कोई ना कोई भारत का प्रोफेसर भी है। तो ये हमारा अपना उपलब्धि है। अगर इतना पर से गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है, इतना पर से गवर्नमेंट थोड़ा और सपोर्ट करती तो आप समझिए कि हमारे विद्यार्थी और कहां जाते, है ना, और हम लोग क्या क्या कितना कितना बेहतर जो है सो परफॉर्मेंस कर पाते। तो जो जितना टैक्स लगता है उस सब पैसा जाकर के संचित में जमा होता है, यहीं से पैसा निकल करके इस सब पर खर्चा होता है। अलग से कोई पैसा जो है सो खर्चा नहीं होता है। गवर्नमेंट उनको विशेष रियायतें कभी कभी देती है, कुछ कुछ ऑफर्स भी देती है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा रहता है इसका संभावना, इनडायरेक्ट में नहीं रहता। डायरेक्ट से टैक्स मतलब टैक्सेस में रहता है कि आप अगर टैक्स टाइम पर पे किए हुए हैं, समय पर किए हुए हैं, तो आपको उसमें रिलायबल चीजें देती है। सरकार कभी कभी टोटल टैक्स में कम भी कर देती है ना। अगर आप टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको सरकार सुविधाएं देती है ना, ताकि इसको अपलिफ्टमेंट दिया जाए। पहले तो अब मतलब ये सब खैर इकोनॉमी का बात है, वहाँ जब पढ़िएगा तो ये सब जानिएगा। एक कमेटी थी राजा जे चलैया समिति, 90 के दशक में हम लोग यहाँ क्यों आ गया था, एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया था? क्योंकि हम लोग यहाँ टैक्स नहीं आता था, सरकार के पास पैसे नहीं था, क्योंकि कोई टैक्स नहीं देता था। उस समय टैक्स इतना ज्यादा था ना कि लोग टैक्स चोरी करता था। तो उसी समय एक कमेटी बनी थी, पूछा जाता है कि करों के सुधार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? राजा जे चलैया समिति। उन्होंने ही रिकमेंड किया, उनके रिकमेंडेशन और उनके सुधार के कार्यों के वजह से भारत में करों का सुधार हुआ, टैक्सेस डेवलपमेंट हुए, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे यहां टैक्सेस आने शुरू हो गए बढ़िया से। 120 में है संसद में भाषा, संसद में भाषा, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, संसद में भाषा, ठीक है। तो ये क्या है और कैसे इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, राजा जे चलैया समिति, कर के सुधार में राजा